लो बताओ, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस थे भाई? हल्के थे? रिडॉक्स था, ऐसा थोड़ी नहीं था। तो मैंने तो बोला भी था ना, इक्विवेलेंट मास तक आएगा, उतना ही आया ना। एक क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं था, उसके अगले में था, मतलब समझ में आ गया था ना, फिर क्या दिक्कत है? पेपर कैसा भाई? ऑनलाइन डिपार्टमेंट अच्छा गया? बहुत बढ़िया। लाओ कुछ, फिर क्या करें? पेपर तो डिस्कस अगली क्लास में कराओगे तुम लोग, है ना? थोड़ा समझ में आ रहा है ना? पक्का? तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, थोड़ा ही समझ में आ रहा है। अरे थोड़ा ही समझ में आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। बैलेंस कर लोगे ना रिएक्शन? अभी तक जितना पढ़ा ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। आया ही होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कन्वर्जन आया नहीं आया? आया पक्का, बन गया। और एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम नहीं आया होगा। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बन गया ना। 11.35 इंटू मोलैरिटी। चार ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, मोर देन वन। तो क्या 10 सवाल आएंगे क्या? एक ही तो आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। तुम तो यार गजब इंसान हो। आगे के हर पेपर में आएगा लेकिन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पढ़ना है ना कि एकदम सॉलिड रहे, मतलब स्ट्रांग रहे, बार बार हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए मैंने कन्वर्जन तुम्हें वैसे ही तरीके से समझाया, क्योंकि कन्वर्जन हर पेपर में आएगा, जेई में भी आता ही है कि भैया चार चीजें ध्यान रखना है: सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अब तो नॉर्मेलिटी भी आ गया, नॉर्मेलिटी भी इंट्रोड्यूस हो गया। वो सही हुआ नहीं हुआ मित्र, माय फ्रेंड, डेंगू से? तो शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को यार, है? कितना आसानी से बोल देते हो तुम लोग यार। ये नालायक हो यार। मतलब बचपन से नालायक हो, यहाँ अगर कोई स्पेशल कोर्स किया था तुमने? कोर्स करके आए थे कि कोटा जा रहे हैं? नालायकी का कोर्स है। कितना पढ़ लिया था बताओ? ब्लीच सॉल्यूशन वाला कर लिया था अपन ने, CaOCl2। उसका एन फैक्टर निकाला क्या? अच्छा, होमवर्क था। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें, अभी भी कोई दिक्कत है तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है। ये जितने चैप्टर हैं 11th क्लास के स्पेसिफिकली, ये इतने अच्छे करने हैं कि अपने को 12th में इनको वापस से एक बार भी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा सही रहे। क्योंकि तुम्हारा 2 साल बाद होगा ना जेई एडवांस, और ये कोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो जब 12th के चैप्टर्स होंगे ना, तो ये चैप्टर्स रिवाइज नहीं होंगे, ये बिल्कुल लास्ट में जब पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद होंगे। तो 2 साल तक इसको याद रखना है। तो कुछ भी काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी वर्क पेंडिंग मत रखना, ठीक है? चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, बढ़िया से ही करना है, ढंग से एकदम, है ना? और सोच के लॉजिकली। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो चीजें आसान हैं। और अगर सारा ही रटने की कोशिश करोगे तो रटा हुआ हम भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता है। अब देखो, आयोडोमीट्री पढ़ रहे थे अपन। आयोडोमीट्री में एक रिएक्शन क्या लिखा था? KiO3 का लिख दिया था। और किसका लिखा था? O3 का लिख लिया था। CaOCl2 का देखो, CaOCl2 प्लस Ki, ये एक्सेस में होता है, दिस इज I-1। ये CaCl2 प्लस H2O, ये प्लस I2 होता है। तो I2 का इनफैक्टर तो 2 ही रहेगा यहाँ, 0 से -1। CaOCl2 का इनफैक्टर कितना रहेगा? 2 कैसे आया? ऑक्सीजन तो -2 है दोनों तरफ, कैल्शियम +2 है। Cl का यहाँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, देखो। और यहाँ कितना आ रहा है? -1। इस पूरे कंपाउंड का निकालना है,
पूरे कंपाउंड का 0 से -1 Cl, एक Cl का 0 है ना, और यहाँ कितने Cl है ऐसे, तो इसका n फैक्टर पक्का, कोई दिक्कत? यानी अगर इसका हाइपो से रिएक्शन होता है, I2 का हाइपो से रिएक्शन होता है, तो क्या इसका n फैक्टर बदलेगा क्या? NaI प्लस Na2S4O6, I2 का n फैक्टर 2 ही रहेगा, यानी जो कॉमन स्पीशीज है उसका n फैक्टर सेम। इसका मतलब इक्विवेलेंट्स इक्वल रहेंगे, किसके? सबके। तो क्या इक्विवेलेंट ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन बराबर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो? लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब डराने के लिए यहां पर तुम्हें CH3COH के साथ इसका नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम सब दे दिया था जेई एडवांस में। देखा सवाल? उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट KI भी दे दिया था, वॉल्यूम और मोलैरिटी, इसकी भी कोई जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट होता ही नहीं है। अगर होगा तो उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयोडोमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो उसमें जो तरीके यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो अगर उसमें से थोड़ा सा भी उसको चेंज करना है, तो जो भी उसने चेंज किया है वो उसको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर स्पेसिफाई नहीं है, तो जो हमारा सिस्टम है कि एसिडिक मीडियम होना चाहिए, KI एक्सेस में होना चाहिए, यही का यही हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगर कुछ भी नहीं लिखा है। तो ब्लीच सॉल्यूशन का रिएक्शन लिख लो, ये पूछा हुआ है जेई एडवांस में। एक और एग्जांपल तुमने बोला, कौन सा? Cu+2, वापस KI एक्सेस से रिएक्शन होगा, -1, ये Cu2I2 में कन्वर्ट होता है, प्लस I2 में कन्वर्ट होता है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, I2 जो है हाइपो सॉल्यूशन के साथ NaI प्लस Na2S4O6 में कन्वर्ट होता है। इसमें I2 का एन फैक्टर दोनों इक्वेशन में सेम है। Cu+2 का एन फैक्टर निकाल सकते हो क्या? कैसे? हाँ, कितना आएगा? मतलब क्लियर है ना सबको? किसका एन फैक्टर निकालने में परेशानी आएगी इनमें से? इसका। क्यों? हाँ, दो जगह गया, यहां चेंज नहीं हुआ और यहां चेंज, तो इसको निकालना अगर है तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए इसका एन फैक्टर नहीं आएगा, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है क्योंकि ये तो एक्सेस में होता है। लेकिन अगर कभी ये दिया, उसका दिमाग घूमा, तो भैया थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करके ही फिर सबका एन फैक्टर, जब बैलेंस कर ही लोगे तो इतना क्यों ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहे हो? क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ये हो गया हमारा आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री बता दिया था। कुछ डिफिकल्ट सवाल करें क्या? घबराओगे तो नहीं? इंग्लिश तो आती है अपने को। कोई हिंदी मीडियम से है क्या? कोई है? आज तो मिला मुझे एक, लेकिन उसने बताया वो KV से पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ा रहा था बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, किसी ने सुना है क्या? बफर, अरे सुन रखा है तुमने? कब पढ़ा बफर सॉल्यूशन? आयनिक इक्विलिब्रियम था, नाम सुना है। ब्लड भी बफर सॉल्यूशन होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करे। मतलब अगर एसिड या बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करो, तो वो उसके पीएच चेंज को नहीं होने देगा। जैसे बॉडी मान लो एसिडिक हो जाए, ज्यादा एसिड रिलीज कर रहा है अपना बॉडी, है ना, तो वो क्या होगा? ब्लड उसको कंट्रोल करेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक नहीं होने देगा। तो बफर सॉल्यूशन सुनते एक को पता नहीं क्या हुआ, अरे सर बफर सॉल्यूशन तो मैंने सुना है। बफर, मैंने कहा कहाँ सुना? जैसे मैंने तुम्हें पूछा ना कहाँ सुना, तो सुना है सर। मैंने कहाँ पे? कि सर वो जो डिनर होता है ना, डिनर,
उसमें बफर डिनर होता है। मैंने कहा भाई बफर होता है ना वो। अरे यस सर, यस सर, बफर डिनर। फिर मैंने कहा पागल, वो बफर नहीं, तूने गलत सुन लिया, वो डफर डिनर था। क्या होता है वो? डफर डिनर, है ना? बुफे होता है। तो बफर कौन बोलता है भाई? एक तो सुन लिया मैंने आज। मैं मैं ही हूँ एकदम, वो है ना, सार्वजनिक महाविद्यालय। सरकारी भी नहीं, सार्वजनिक था, जो आए पढ़ ले भाई। और पढ़े तो पढ़े ठीक, नहीं पढ़े तो भाग जा। अब देखो, अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, है ना? अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स जो हैं तुम्हें वो सॉल्व करके दे दिए हैं मॉड्यूल में, पता नहीं क्यों। तो वही दे दो, वही कर लेते हैं। मैं अपने सवाल बाद में करा लूंगा। कोई बात नहीं, घर पे कभी हुआ है सवाल? भैया इतने साल हो गए ना पढ़ाते हुए, मैंने स्टूडेंट्स को कहा ये सवाल लिख दिया है ना? तुम्हें लगता है ना मैं आंसर तक सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन? उसका रीजन है, पहले मैं नई हिंट देता था, पहले मैं सॉल्व नहीं करता था। तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सवाल लिखा, हिंट भी नहीं लिखते थे। मैंने कहा कि घर पे करना इसको ट्राई, तो जगह छोड़ के फिर नोट्स चालू कर देते थे। 6 महीने बाद कॉपी देखो ना तो जगह जगह खाली। और ये मुझे कैसे पता चला? वो डाउट सर, वो आपने सवाल कराया था, वो कैसे हुआ था बताओ? वो तुम्हें क्या हिंट देते हैं सर? सर को अभी भी बहुत उम्मीद है, मेरी तो उम्मीदें धराशायी हो गई। जैसे उसने कहा कि सर वो, मैंने कहा ये तो क्लास का सवाल है भाई, अपने को तो याद रहता ना क्या क्या कराया, कि ये तो तेरे को आता होगा। अरे सर उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, एक बार बता दो। और उसने गलती क्या करी, नोट्स कॉपी ही लिया है सर, इसी में बता दो ना, मतलब वो लिखवा भी मेरे से चाह रहा है। आदमी जो है मेहनत नहीं करना चाह रहा कि सर सॉल्यूशन इसी में लिख दो ना। मतलब हद ही होती है यार, है गजब ही, नौकर वाला ही फील आता है मेरे को तो कभी कभी। कहाँ है भाई, ये तो कंसंट्रेशन आ गया। ये O2 वाला तो करा ही दिया था मैंने ना। पहला क्वेश्चन लिखो जरा। फर्स्ट एग्जाम्पल, 5 ग्राम ऑफ पायरोल्यूसिट, ये है इम्प्योर MnO2। MnO2 का और होता है ये, वर हीटेड with concentrated HCl। अबे जो इसमें लिखा है मैं दिमाग नहीं लगा रहा अभी। किसने मेरा ग्रामर सही किया ना? किसने किया? वर सही है, नालायक। गलत है क्या? अबे और है वो, और उसमें बहुत सारे दूसरे मेटल भी है ना। अरे मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, उसको एक ही मानना चाहिए। सारे ज्ञानी है ना क्लास में भरे पड़े हो ना तुम लोग। पहले तो मैं इधर वाले सेक्शन से दुखी था। were heated with concentrated HCl and Cl2 evolve, and Cl2 evolve was passed through excess of Ki solution, excess of Ki solution, the I2 liberated
the I2 liberated required 40 ml 1/10 normal hypo solution. Find the percentage of MnO2 in the pyrolusite. लिख लिया क्वेश्चन? देखो, रिडॉक्स हो चाहे मोल हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन, प्राइम ऑब्जेक्टिव रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन ढूंढ लोगे सवाल हो जाएगा, और रिएक्शन में फंस गए तो सवाल नहीं होगा। और रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ ये देखना है कौन से रिएक्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट है। कई बार वो प्रोडक्ट देगा तुम्हें और कई बार नहीं देगा। तो जब नहीं देगा इसका मतलब वो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। हो सकता है वो ऑक्सिलेट का हो, परमैग्नेट का हो, डाइक्रोमेट का हो, फेरस ऑक्सिलेट का हो। यानी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जैसे I- का है, I2 का है, थायोसल्फेट का है, ये नहीं देगा। ये तुम्हें याद होना चाहिए। जो नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं वो देंगे। जैसे यहाँ लिख रखा है उसने Cl2 इवॉल्व, तो पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या है? कोई और है, यहां पर ये 5 ग्राम क्या है? इम्प्योर MnO2। इम्प्योर MnO2 है और परसेंटेज ऑफ MnO2 पूछा है। तो मास ऑफ MnO2 डिवाइड बाय टोटल 5 इंटू 100, यही होगा। यानी हमें इसमें से क्या निकालना है? मास ऑफ MnO2। सपोज करो इसमें A मोल MnO2 है, A मोल MnO2 है इसमें, ठीक है, प्योर पार्ट। उसने क्या किया? वर हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये जो पूरा का पूरा स्लैब है, इसको उठाकर कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाल दिया। ये पूरा स्लैब डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। अब HCl से रिएक्ट कौन करेगा? क्या सारा सब कुछ उसमें जो वो है, या केवल प्योर पार्ट? ओनली प्योर पार्ट, ओनली प्योर पार्ट ऑफ MnO2 reacts with concentrated HCl। भैया रिएक्शन कुछ छापो मत, समझ लो पहले। पहला रिएक्शन, अब तुमने कहा कि MnO2 जिसमें Mn+4 है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से। क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा? Mn+4 से किस में जाएगा? Mn+2 में, और ये -1 से Cl2। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा, फिर क्या बोला? एंड Cl2 evolved was passed through excess of Ki solution। ये Cl2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, इसको किससे ले गए? -1। ये क्या है? एक्सेस I2 प्लस Cl माइनस, Cl माइनस या KCl जैसा तुम चाहो। इसका इनफैक्टर 2, इसका इनफैक्टर भी 2, इसका इनफैक्टर भी 2, इसका इनफैक्टर भी 2। तीसरा स्टेप I2, ये तो हम कर ही रहे हैं आयोडोमेट्री में, तो ये बेसिकली आयोडोमेट्री का ही क्वेश्चन है। लेकिन इसमें कितने स्टेप्स हो गए? 3 स्टेप हो गए, हमने 2 ही स्टेप का किया। यानी पहली रिएक्शन से Cl2 मिला, उस Cl2 का रिएक्शन Ki से हुआ, तो यहां से यहां तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? Cl2। लेकिन Cl2 डायरेक्ट नहीं आया, कहां से? पहले रिएक्शन से मिला Cl2, फिर ये। अब यहां I2 का इनफैक्टर कितना? हाइपो सॉल्यूशन कितना है? 40 ml 1/10 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी है तो एन फैक्टर की जरूरत नहीं है। यहां पर एन फैक्टर 2 है,
और यहाँ A मोल है। अब जरा बताओ क्या ये कॉमन स्पीशीज है? क्या ये कॉमन स्पीशीज है? क्या कॉमन स्पीशीज का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में? इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट 2A, ये 2A इक्विवेलेंट, तो ये भी 2A इक्विवेलेंट होगा। क्या यही का ये यहां लिख सकते हैं? क्या यही का ये यहां लिख सकते हैं? क्या यही का ये यहां लिख सकते हैं? यानी बीच में सब भाड़ में जाए, किसी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या है? इक्वल। नहीं आया समझ में? इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉमन स्पीशीज है उसका एन फैक्टर सेम है। अगर ये अलग होता तो हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहां हम क्या लिख सकते थे? इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 या प्योर MnO2 इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। तो MnO2 कितना हो जाएगा? A इंटू 2, और ये हो जाएगा 1/10 इंटू 40/1000। 1000 से काहे डिवाइड किया भैया? तो ये देखो A जो होगा 2 मिलीमोल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻³ मोल। इस चैप्टर में जो जरूरी है वही है रिएक्शन लिखना। रिएक्शन लिखोगे तो अपने आप इतने इंटेलिजेंट तो तुम लोग हो कि सवाल सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो फाइट आएगी वो किसमें आएगी? केवल रिएक्शन तक। ए आ गया तो मास ऑफ MnO2 कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻³ इंटू 87। 87 उसका मोलर मास, तो परसेंटेज ऑफ MnO2 आ जाएगा। हम्म क्या है ये? कब पढ़ा? कब बनता है वाटर नालायक? जब हाइड्रोक्साइड होता है। ऑक्साइड से वाटर बनता है? मैं डंडा वंडा नहीं रखा क्या यहाँ पे? अबे नालायक, H+ और OH- कंबाइन होकर H2O बनाते हैं। NaOH प्लस HCl। Na2O से कभी वाटर नहीं बनता है। Na2O प्लस HCl रिएक्शन करा? अरे भगवान, उठा ले उठा ले, मुझे नहीं। वो उसे भी नहीं उठा पाएंगे, बहुत भारी है। तूने अपना वजन इसलिए बढ़ाया होगा इतना, है कि तेरी बात में वजन तो होता नहीं, कि कम से कम मेरे में तो वजन है। किसका? 55? एक एक थोड़ी, इस क्लास में बहुत सारे हैं। अगला देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है 80 ग्राम of a sample of anhydrous copper sulfate was dissolved in water and made to 250 ml. 25 ml of this solution after taking usual precaution was treated with excess of Ki solution. A white PPT
of Cu2I2 and iodine was evolved. The I2 required 40 ml 1 molar hypo solution. What is the approximate purity of copper sulfate solution? ये भी देखो आयोडोमेट्री का ही है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सेम क्वेश्चन, और मैंने बता भी दिया Cu2I2 वाला भी। ये कैसे आया Cu4.7H2, ये कहां से आ गया? तो गधेड़ा ये 5H2O क्यों आएगा? एक डंडा सीरियसली रखना चाहिए बगल में। यहाँ पे तुम्हारे मन में जो आया ना वो मत जोड़ा करो, सिर्फ यहाँ पर आयन का देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम ये आईओसी नहीं पढ़ रहे हैं कि अपने मन से H2O को जोड़ दे, करेगा क्या वो H2O जोड़ के? आगे कुछ काम आएगा। शादी के लिए पैसे जोड़ ले बस, आगे वही काम आएगा। तेरा बड़ा मन हो रहा है शादी में उड़ा देंगे। 80%। सही है, इसमें तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, अरे बातें मत करो। एक सैंपल है वापस से, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, वापस एक मास ऑफ सैंपल है 80 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉलिड है अपने पास पड़ा हुआ। परसेंटेज ऑफ कॉपर सल्फेट निकालना है, यानी मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। वापस सपोज करो A मोल इसमें कॉपर सल्फेट है प्योर, तो जैसे वहां MnO2 को HCl में डिसॉल्व किया था, यहां पर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। इस स्लैब को, कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दिया, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और 250 ml सॉल्यूशन बनाया। डिसॉल्व होने का मतलब है कि कॉपर +2 में और सल्फेट में टूट जाता है, ये होगा डिसॉल्व होने का ही मतलब है ना, कि इसका क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, इसका आयनाइजेशन हो जाता है। अब क्या किया इसने, इसमें से 25 ml ही लिया, ओनली 25 ml सॉल्यूशन इज टेकन। तो यहां से जो कॉपर +2 के मोल्स आएंगे, भाई देखो कॉपर सल्फेट ही टूटेगा किसमें, कॉपर +2 में और सल्फेट में। अगर ये A मोल है तो ये भी कितना A, और ये A बनना चाहिए, यानी हमें कितना मिलना चाहिए A, लेकिन मिलेगा कितना A/5। ऐसा कहाँ है,
ये पूरा ए मोल 250 ml में डिसॉल्व है ना, और हमने इसमें से कितना लिया, कितना लिया, केवल 50 ml। तो सॉरी 25, अरे तो कम आएगा भैया, A/10, 25 ही लिया तो A/10 आएगा। अब रिएक्शन क्या है, पहला ये Cu+2 किससे रिएक्ट कर रहा है, KiXS, ये कितना है -1, ये कितना गया Cu2 I2 प्लस I2, सेकेंड I2 प्लस Na2S2O3 gives NaI प्लस Na2S4O6 प्लस का 2.5 प्लस का 2 माइनस का 1 0, इसका इनफैक्टर 2, इसका इनफैक्टर 1, ये कितना दिया 1 मोलर 40 ml, ये कितना दिया Cu+2 निकालना है A/10 मोल, इसका इनफैक्टर कितना +2 से +1, इसका इनफैक्टर 1, इसका इनफैक्टर 0 से -1 2, ये तो सबका इनफैक्टर आ गया। किसके इनफैक्टर में दिक्कत आएगी, इसमें, क्यों, एक से ज्यादा में गया, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत, तो परेशानी की बात ही नहीं है। ये जो कॉमन स्पीशीज है उसका इनफैक्टर दोनों रिएक्शन में क्या है, तो क्या दोनों को इक्वल कर सकते हैं, पिछला सवाल रिपीट हो गया सेम। तो क्या लिखेंगे भैया, दे रखी है उसने, पढ़ सवाल, इससे KI से रिएक्ट किया, अ वाइड पीपीटी ऑफ Cu2I2 एंड आयोडीन वाज इवॉल्व, लिखा तो है, यानी जो नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो देगा क्वेश्चन में लिख के, और ये वाली नहीं दी है उसने, इसका क्या होगा, तो ये याद रखनी है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है कि I2 हाइपो के साथ क्या होगा NaI प्लस Na2S4O6 में कन्वर्ट होता है। तो कितना होगा A/10 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके बराबर होगा 1 × 1 × 40/1000, तो भैया कितना हो गया ये 0.4 मोल, मोल आ गया, उसका मास आ जाएगा, कॉपर का 63.5 और इसका 64 96 प्लस 63.5 159.5, अच्छा इसने 64 ले लिया कॉपर को, तो 160 कर लिया इसने, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर सल्फेट कितना हो गया, ये 64 हो गया ना, ये इतना ही चलने दो, 0.4 × 160 डिवाइड बाय कितना 80 × 100, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये A/10 समझ में आ गया, A/10 कैसे आया, 250 ml में A मोल था ना, A मोल पूरे 250 ml में, हमने केवल उसका 1/10 पोर्शन निकाला 25 ml, तो उसके मोल भी कितने आएंगे 1/10 ही आएंगे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब 458 ग्राम सैंपल containing Mn3O4 was dissolved and all the manganese, इसमें जितना मैग्नीज है, मैग्नीज was converted to Mn+2 in the presence of, नहीं ये खत्म, in the presence of fluoride ion Mn+2 is titrated with, Mn+2 is titrated with
3 लीटर KMnO4 3 लीटर KMnO4 solution, KMnO4 solution which was 5/4 normal against oxalate in acidic medium both reactants being converted to a complex of Mn+3. What was the percentage of Mn3O4 in the sample? नहीं, $55, Mn का 55, ऑक्सीजन का 16, सही। देखो जरा ध्यान से, एक 458 ग्राम सैंपल है, 458 ग्राम सैंपल है, इसमें Mn3O4 वापस इसके कितने मोल मान लो? A मोल मान लो। परसेंटेज ऑफ Mn3O4 पूछा है, मास ऑफ Mn3O4 टोटल मास इंटू 100। अब रिएक्शन सोचना है। सबसे पहले Mn3O4 किस में कन्वर्ट हुआ? Mn+2 में। किससे कन्वर्ट हुआ? कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये कितने मोल है? A मोल। उसके बाद in the presence of F- ion Mn+2 is titrated with, ये जो Mn+2 है, now this is titrated with KMnO4 +7, किस में कन्वर्ट हुआ? ये 3 लीटर है, both reactants being converted to a complex of Mn+3. What is the percentage of Mn3O4? ठीक है। अब ये 3 लीटर है, इसका मुझे नॉर्मेलिटी चाहिए, नहीं दिया, किसी और रिएक्शन के साथ दिया है। +7 से +3, इसका एन फैक्टर कितना? 4,
+2 से +3 इसका एन फैक्टर कितना 1, +3 से इसका एन फैक्टर 3 से 7, 3 से 2, n1 इक्वल टू 4, n2 इक्वल टू 1, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 यानी 4/5। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत है क्या? mn+3 की तो कोई जरूरत ही नहीं थी एन फैक्टर की, नहीं थी ना। हमें केवल इसका मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालना है। तो उसके लिए एक थर्ड इक्वेशन लिखो जो इसके लिए नहीं है। वो थर्ड इक्वेशन क्या है? ये KMnO4 जो है इसका रिएक्शन किसके साथ है? ऑक्सिलेट के साथ। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। ये किस में कन्वर्ट होता है? +2 में। ये किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में। और ये कितना दिया? 5/4 नॉर्मल। जब इसका एन फैक्टर क्या है? 5। जब इसका एन फैक्टर 5 है तो इसकी नॉर्मेलिटी 5/4 है, क्योंकि ऑक्सिलेट के साथ एसिडिक मीडियम में +7 से +2 जाता है। ये क्लियर है? लेकिन यहां KMnO4 का एन फैक्टर कितना है? तो क्या यही नॉर्मेलिटी यहां रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। किसको समझ में नहीं आया? इक्विवेलेंट ये नॉर्मेलिटी तभी बराबर रखेंगे जब उनके एन फैक्टर सेम हो, क्योंकि इक्विवेलेंट कंजर्व नहीं होते हैं। क्या कंजर्व होता है? मोल या एटम्स। अब यहां 5/4 नॉर्मल है, 5 से डिवाइड करोगे तो 1/4 मोलर हो जाएगा। तो यहां 1/4 मोलर मुझे लिखना चाहिए। किसी को इस स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। किसी को इस स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। अरे बताओ भाई, क्लास में इमेज नहीं बनाने का कोई फायदा नहीं है। जब रैंक आती है ना और फोटो छपती है पेपर में, और जब सारे कोचिंग वाले भागते हैं कि यार अपनी फोटो दो ना हमें, है ना, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके, सेल्स वाले, कि अपनी फोटो दो ना, कितने चाहिए तुम्हें बताओ, तब इज्जत बनती है। तो क्लास में तो कितने भी बेइज्जत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स आने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। वो दिया है उसने, ऐसा कोई जरूर थोड़ी 3 लीटर। नहीं 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 नहीं। क्या मोलैरिटी लिखा है मैंने तो? इसका मतलब सेम था, देखो वही लिखा ना, विच वॉज 5/4 एंड अगेंस्ट, इसका मतलब 3 लीटर ही लिया था उसका मतलब। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, वो 3 लीटर ही है। तभी तो लिखा है कि वो उस पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है, इसने लिखा ना 3 लीटर के MnO4 सोल्यूशन, विच वॉज दिस, यानी वो 3 लीटर के लिए ये पूरा। नहीं, अच्छा सवाल है, अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो ये तो क्लियर है ना, ये भी 3 लीटर ही है। तभी हम वहां मोलैरिटी को रख पाएंगे, अदरवाइज मोल को रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो 1/4 मोलर हो गया। अब Mn+2 कॉमन स्पीशीज ये है। Mn+2 का या तो एन फैक्टर से करो, या फिर एक हथियार मेरे पास और है, POAC। या 3 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये A मोल है तो कितना हो जाएगा? तो यहां सीधे लिख दो ना 3A मोल। और अगर तुम उससे भी करोगे एन फैक्टर से तो भी यही आएगा, देखना। एन फैक्टर से कर लो, मुझे क्या समस्या है। करके देखो, सेम आएगा। कर कर कर। अच्छी बात है ना, जितना सोचोगे उतना बढ़िया है। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ फंसो क्लास में। एक अच्छी चीज बताई उसने कि वो भी 3 लीटर होना चाहिए, ऐसे ही फंसो यहाँ पर भी, क्या दिक्कत है? क्या मैंने सही लिखा है POAC यूज करके? कोई बात नहीं। ये A मोल, ये है प्लस का 8/3, ये है प्लस का, तुम मत करो बैलेंस। इसका एन फैक्टर कितना? 8/3 से 2, 8/3 माइनस 2, 8/3 माइनस 2, 2/3 इंटू 3, 2। और इसका एन फैक्टर 2/3। दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर अलग अलग है, तो हमें मोल लिखना पड़ेगा। तो ये 2A मोल, ये सॉरी 2A इक्विवेलेंट, तो ये भी 2A इक्विवेलेंट। 2/3 से डिवाइड कर, 3A मोल आएगा ना पक्का? तो वही तो लिखा था मैंने।
कॉमन स्पीशीज का इन्फेक्टर अलग अलग है, तो हमें मोल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अब तुम्हें स्मार्ट होना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज्यादा तुम स्मार्ट होते चले जाओगे। जैसे अगर तुम्हें कहीं भी C2O4-2 से CO2 दिया है ना, सिर्फ यही दिया है, रिएक्शन नहीं, जैसे यहां इसने कहा ना कुछ और नहीं दिया, मैंने क्या बोला था, यही दिया है, बाकी है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाने के लिए इन्फेक्टर निकालना पड़ेगा ना। अगर सीधे सीधे ये दिया है, तो मुझे अगर ये A मोल है तो भैया ये सीधे सीधे 2A मोल बनेगा। समझ में आया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ये 3A मोल हो गया, ये 3A मोल, दोनों के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इनके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो इक्विवेलेंट ऑफ Mn+2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ये है कितना, 3A इंटू 1, ये कितना है 1/4 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो गया भैया 1 मोल। 1 मोल हो गया। और 1 मोल कौन सा कंपाउंड है ये, Mn3O4। कितना मास आएगा इसका 229। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको समझ में आ जाए, और जिसको नहीं आया ना वो कुछ भी कर ले, वो उलझ के रह जाएगा कि चल क्या रहा है। तो रिडॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझ में आ जाएगा ना, उसको कितना भी बड़ा सवाल दे दो वो कर लेगा आसानी से। और अगर नहीं समझ में आया ना, कुछ भी कर लो, सॉल्व नहीं होगा, रिएक्शन ही समझ नहीं आएंगे, उलझ जाओगे। अगला सवाल देखो, a substance of crude copper is boiled in H2SO4 till the copper has reacted the impurities are inert to the acid. The SO2 liberated in the action is passed into 100 ml of 0.4 molar acidified KMnO4। और देखो एक कन्वर्जन उसने दिया है SO2 का, जो नॉन स्टैंडर्ड है वो दे दिया उसने, KMnO4 का नहीं दिया। ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये दे दिया, KMnO4 का नहीं दिया। The solution of KMnO4 after passage of SO2 is allowed to react with oxalic acid and requires 25 ml 1 molar oxalic acid। बातें मत करो। If the purity
if the purity of copper is 95.25%, what was the weight of the sample? बातें मत करो भाई। कॉपर है ना, सीयू होगा सिर्फ। क्रूड कॉपर समझ गया ना, मतलब कॉपर उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी सवाल किए थे परसेंट प्योरिटी वाले, बस इसमें परसेंट प्योरिटी दे रखा है, सैंपल का मास निकालना है। पहले सैंपल का मास दे रखा था, परसेंट प्योरिटी पूछा था। इस बार परसेंट प्योरिटी दे रखा है, सैंपल का मास पूछा है। कॉपर किसी में कन्वर्ट नहीं होगा क्या, ऐसे रहेगा? सिक्सटी फोर, जैसे 63.5 होता है, 64 ले लो। ये कौन मर गया, जिंदा हो गई? ये कोई ताज्जुब है यार, ये तो पुनर्जन्म हुआ है इसका। कितना, 1 पॉइंट? नहीं, आंसर देख रहे हो तुम लोग मॉड्यूल से, 5 ग्राम। लिख लिया क्वेश्चन? H2C2O4। देखो जरा ध्यान से, वापस एक कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, क्रूड कॉपर दिया इसने। सपोज करो W ये मास ऑफ सैंपल है, वापस इसके ए मोल मान लो। इस बार परसेंट प्योरिटी दे रखा है 95.25, ये होता है मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अभी तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो सैंपल का मास वो देता था, हम कॉपर का मास निकालते थे और परसेंट प्योरिटी आ जाता था।
अब परसेंट प्योरिटी दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अभी भी हमारा काम क्या है, कॉपर का मास कैलकुलेट करना। तो कॉपर का मास कैलकुलेट कर लेंगे तो सैंपल का मास आ जाएगा, काम तो वही कर रहे हैं। अब जो कॉपर है ये हमारा क्रूड कॉपर है, इज बॉइल्ड इन H2SO4 टिल द कॉपर हैज रिएक्टेड। यानी पहला रिएक्शन कॉपर का रिएक्शन H2SO4 के साथ किया और ये बॉइलिंग H2SO4 है। इसने रिएक्शन दिया क्या, अब पढ़ा करो आगे। नो सर, क्या लिखा है, द इम्प्योरिटीज आर इनर टू द एसिड, द SO2 लिबरेटेड। यानी ये क्या मिला, SO2, और साथ में ये कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, 0 से +2। भाई +6 से +4 गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कौन देगा, कॉपर। अब इसने कहा दी SO2 liberated in the action is passed into 100 ml of 0.4 molar acidified KMnO4। तो यहां पर इसने कहा जो SO2 लिबरेट हुआ सेकेंड रिएक्शन SO2, इसका रिएक्शन किससे हुआ, 100 ml 0.4 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। SO2 किस में कन्वर्ट हुआ, और एसिडिक मीडियम है तो Mn+7 से कितना जाएगा, Mn+2। The solution of KMnO4 after passage of SO2 is allowed to react with oxalic acid and requires, ये KMnO4 का ही रिएक्शन दे रहा है किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, और ये है 25 ml 1 मोलर। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये इस रिएक्शन में ये क्या है, एक्सेस, ये बैक टाइट्रेशन का सवाल बन गया। ये क्या है, एक्सेस में है, और यहां उसका जो पहली रिएक्शन के बाद रिमेनिंग पोर्शन है वो रिएक्ट कर रहा है, और एसिडिक मीडियम एसिडिक हो तो ये Mn+2 में जाएगा और ये CO2 में जाएगा +4, दिस इज +3, तो इसका इन फैक्टर 2, इसका इन फैक्टर 5, इसका इन फैक्टर भी 5, यानी जो KMnO4 बचा हुआ है दोनों का इन फैक्टर क्या है, सेम, तो इक्विवेलेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, देखो अब तो हो ही गया, ये कितना है 50 मिली इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना होना चाहिए 50 मिली इक्विवेलेंट। ये कितना था, ये कितना था 200 मिली इक्विवेलेंट, इतना ही था 200 मिली इक्विवेलेंट। 200 लिया था, 50 बच गया, यानी कितना रिएक्ट किया होगा, 150 मिली इक्विवेलेंट रिएक्टेड, यानी ये भी कितना रहा होगा 150 मिली इक्विवेलेंट। इसका इन फैक्टर कितना, +4 से +6, इसका इन फैक्टर कितना, दोनों का इन फैक्टर सेम, तो इसको लिख सकते थे क्या 150 मिली इक्विवेलेंट, यानी ये भी कितना होगा 150 मिली इक्विवेलेंट। कॉपर का इन फैक्टर कितना, इसका इन फैक्टर 2, 150 मिली इक्विवेलेंट, यानी कितना 75 मिली मोल, यानी कितना 75/1000 मोल। इसका मास निकाल लो कॉपर का, उसी में जाता है बॉइलिंग H2SO4 में। नहीं ऐसा नहीं, उसने दिया है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्या 5, 63.5 लिया है एटॉमिक मास, 64 से नहीं आ रहा होगा। क्या 63.5, अदरवाइज देगा वो। लिख लिया,
अब लिखो डबल टाइट्रेशन। सिंपल हो गया था, बैक टाइट्रेशन हो गया था, एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन हो गया, एक डबल टाइट्रेशन बचा है और एक हार्ड वाटर। पहले होमवर्क लिख लो। S1 में कहां तक कर लिया तुम लोगों ने? थर्टी सिक्स तक कर लो, 4 क्वेश्चन और। 32 तक हो गया डिस्कस, डिस्कस हो गया है, तो 36 तक कर लो। अच्छा 3 मैंने करा ही दिए S1 में, तो एक ही बचा है 36। तो S1 में लिखो 36, सिर्फ 36। 3 करा दिए सब, कह रहे हैं बैक टाइट्रेशन की। S2 में कहां तक हो गया? S2 पूरा लिख लो। S2 कंप्लीट कब? तो टेस्ट के टाइम क्या किया था? आज पेपर करना। तुम लोग एक्सक्यूज तो ऐसे दे रहे हो ना, छोड़ क्यों नहीं देते? जब हमें पता है हमसे नहीं हो सकता तो बेटर है अभी छोड़ दो, बाद में दुखी होगे। ओवन में कितना कर लिया था? 41 तक हो गया। एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उस 45, बाकी ओवन पूरा कर लोगे। ओवन मत करो, रुको, तुम्हारा O2 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ ना। O2 में 11 तक लिख लो। नहीं, ओवन नहीं करना है। O2 में 1 से लेकर 11, और उसके बाद 15 से लेकर 22। O2 में 15 टू 22, 15 से लेकर 22 और 1 से लेकर 11। रेस नहीं करना है अभी, रेस हो गया तुम्हारा रेडॉक्स का पूरा, 19 तक हो गया ना। 20th आई थिंक आइडियल गैस का है। तो O2 में 15 से लेकर 22 और 1 से लेकर 11। आज करते हैं कोशिश। देखो अगला लिखो, पॉइंट नंबर क्या आएगा? 1 फर्स्ट सिंपल टाइट्रेशन, सेकंड क्या लिखा था? बैक टाइट्रेशन, थर्ड क्या लिखा? डबल टाइट्रेशन। थर्ड पॉइंट लिखो, डबल टाइट्रेशन। टाइप 3 आएगा क्या? अरे बातें मत करो भाई, समझो ध्यान से। टाइप 3 डबल टाइट्रेशन, इसका कोई क्वेश्चन अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, मॉड्यूल में भी नहीं है। ये बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं, लेकिन अभी समझ जाओगे, है रिडॉक्स का ही पार्ट। डबल टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन जो होता है ना, उसमें केवल एक इक्विवेलेंट पॉइंट मिलता है। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट पॉइंट? क्या होता है इक्विवेलेंट पॉइंट? जिस टाइम पर रिएक्टेंट जो होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाते हैं, यानी दोनों क्या हो जाते हैं? एलआर, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। एंड पॉइंट किसको बोलते हैं? एक ड्रॉप ज्यादा, यानी जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। तो जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है जिस पॉइंट पर, और कलर चेंज करके ये बताता है कि भैया रिएक्शन हो गया है, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जब अगर दो रिएक्टेंट है, जैसे एक फ्लास्क में लिया रिएक्टेंट और ब्यूरेट से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो जिस टाइम पर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। और जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, अचीव होता है, उसके बाद जैसे ही एक एडिशनल ड्रॉप हम ऐड करते हैं, तो वो जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज से बता देता है कि भैया रिएक्शन हो गया है। ये होता है सिंपल टाइट्रेशन या सिंगल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन का मतलब है कि इसमें दो इक्विवेलेंट पॉइंट्स मिलेंगे 2 बार।
जब दो इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेंगे तो दो बार उस सॉल्यूशन में, एक ही सॉल्यूशन जो एक फ्लास्क है उसमें दो इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, यानी दो बार कलर चेंज मिलना चाहिए। अब दो इक्विवेलेंट पॉइंट कैसे आ सकते हैं? वो इस तरीके से आएंगे कि जब H2SO4 NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या दोनों H प्लस को एक साथ सब्सटीट्यूट करेगा? कैसे रिएक्शन होगा? सबसे पहले NaHSO4 बनेगा, फिर NaHSO4 NaOH से रिएक्ट करके फिर क्या बनाएगा? Na2SO4। यानी जितने भी डाई बेसिक एसिड हैं या जितने भी डाई एसिडिक बेस हैं या जितने भी डाईवेलेंट कैटायन है या डाईवेलेंट एनायन है, उन सभी में डबल टाइट्रेशन होता है। डबल टाइट्रेशन का मतलब दो इंडिकेटर लेने पड़ते हैं, क्योंकि दो इक्विवेलेंट पॉइंट मिलते हैं तो दो बार कलर चेंज से पता चलना चाहिए कि पहला रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ और दूसरा रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट तुम्हें पता है एक सॉल्ट है जिसमें कार्बोनेट एनायन है और -2 चार्ज है। जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, रिएक्शन लिखो जरा, रफ पेज पे लिखो, पीछे पीछे कॉपी में। Na2CO3 प्लस HCl क्या बनाओगे सबसे पहले? Na2CO3 प्लस HCl। Na2CO3 प्लस HCl क्या बनेगा? मुझे बिल्कुल सुनाई दिया और समझ में भी आ गया, आप कोई एक बताओ। हाथ खड़े करो, बताओ। NaHCO3 और साथ में, बिल्कुल सही है, NaHCO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? NaCl। यानी पहले स्टेप पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब अगर हम और HCl डालते रहे और तो अब NaHCO3 रिएक्ट करेगा ना, तो NaHCO3 और HCl अब क्या बनेगा? गधेड़ा, फिर Na2CO3 बनाते, तो HCl क्यों डाल रहे हो? लिखो NaHCO3 प्लस HCl। NaCl प्लस H2CO3, और H2CO3 को चाहो तो H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हो। कार्बोनिक एसिड जो होता है कोल्ड ड्रिंक में तो होता ही है ना, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं जिसको, तो H2CO3 लिखो या H2O प्लस CO2 एक ही बात है। यानी जब Na2CO3 का रिएक्शन होता है HCl का तो दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा? NaHCO3 में। दूसरे स्टेप में NaHCO3 किस में कन्वर्ट होगा? H2CO3 में। तो पहला स्टेप Na2CO3 से NaHCO3 और दूसरा स्टेप है NaHCO3 से H2CO3। तो यहां लिखो डबल टाइट्रेशन में टू इक्विवेलेंस points are obtained two different indicators should be added to detect the endpoints of chemical reaction। यानी डबल टाइट्रेशन का मतलब है दो बार टाइटर रीडिंग लेना। टाइटर रीडिंग, इसको टाइटर रीडिंग बोलते हैं। दो डिफरेंट टाइटर रीडिंग लेना। टाइटर रीडिंग इसकी, जो भी ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो, जो भी ब्यूरेट से डाल रहे हो, उसकी रीडिंग लेनी पड़ती है ना, उसी को टेबल में लिखना पड़ता है प्रैक्टिकल कॉपी में, उसको बोलते हैं टाइटर रीडिंग। तो दो बार टाइटर रीडिंग लेनी पड़ती है। एक पहले बार जब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा तब कितनी वो ब्यूरेट से कितना हमने वॉल्यूम कंज्यूम किया, वो पहली रीडिंग आ गई। उसके बाद फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। दूसरी रीडिंग कब? जब दूसरा इंडिकेटर कलर चेंज हो करेगा। समझ में आ रहा है ना ये? तो दो डिफरेंट टाइटर रीडिंग लेनी है। अगर तीन डिफरेंट टाइटर रीडिंग लेनी होती तो ट्रिपल टाइट्रेशन बोलते। ये शो करता है H3PO4 ट्राई बेसिक। समझ में आ रहा है ना? डाई बेसिक से दो बार NaHCO3 H2CO3, ट्राई होता तो Na3PO4। Na3PO4 में HCl डालो, Na3PO4 में HCl डालो,
तो सबसे पहले Na2HPO4, फिर NaH2PO4, फिर H3PO4, 3 बार आएगा, क्योंकि वो क्या है, ट्राईवेलेंट है। नहीं आ रहा समझ में? पक्का समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहां पर क्योंकि डबल टाइट्रेशन ही पढ़ रहे हैं, तो यहां है रिएक्शन ऑफ Na2CO3 एंड HCl, रिएक्शन ऑफ Na2CO3 एंड HCl, यानी फ्लास्क में हमारे पास Na2CO3 पड़ा हुआ है और ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर रहे हैं, ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर रहे हैं। ये एक नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन है, नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन है, यानी ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। देखो Na2CO3 प्लस HCl, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, Na2CO3 प्लस HCl, एसिड बेस रिएक्शन। छाप लिया? अब स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, अप टू फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये जो Na2CO3 है ये HCl से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होगा? NaHCO3 प्लस NaCl। एक मिनट समझ लो, तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पर Na2CO3 सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NaHCO3 में। इसको फिनोफ्थिलीन एंड पॉइंट भी बोलते हैं, यह है फिनोफ्थिलीन एंड पॉइंट। इसको फिनोफ्थिलीन एंड पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका न्यूट्रलाइजेशन या इसका इक्विवेलेंस या इसका एंड पॉइंट कौन बताता है? फिनोफ्थिलीन बताता है। बेसिक एनवायरनमेंट है वो पिंक कलर का होता है, जैसे जैसे वो एसिडिक होता जाता है NaHCO3 जब पूरा बन जाएगा और उसके बाद एक जैसे सिंगल ड्रॉप HCl का आएगा वो कलरलेस हो जाएगा। यानी पूरा सॉल्यूशन पहले कैसे रहेगा? यानी पहले इंडिकेटर इसमें कौन सा डालेंगे, क्योंकि बेसिक है फिनोफ्थिलीन, तो फिनोफ्थिलीन इसमें पिंक कलर का दिखेगा, 2-3 ड्रॉप डालेंगे यानी पूरा सॉल्यूशन पिंक दिखेगा। फिर HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाओगे ना, तो जिस टाइम एक सिंगल ड्रॉप से पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए, देखना लैब में करना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं सारे, इन्हीं को देखकर मजा आता है। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल का टेस्ट करोगे, अल्कोहल पीने वाला नहीं उसमें बहुत कलरफुल रिंग्स बनती हैं, ऐसे रिंग पहली अलग अलग कलर की रिंग्स बनती हैं। धुएं की कैसे बने गधे? नहीं यार, मुझे लगता था कि सिर्फ एक दो ही हैं, तो सारे इंटेलिजेंट इस बैच में। स्टेप 2 क्या होगा? ये होगा अप टू सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में अब ये NaHCO3, क्योंकि अब उसमें कंटेनर में क्या हो गया, सारा का सारा NaHCO3 बन गया। अब ये NaHCO3 किस में कन्वर्ट होगा? किससे रिएक्ट करेगा? HCl से। तो ये HCl से रिएक्ट करेगा, किस में कन्वर्ट होगा? H2CO3 प्लस NaCl। इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, ये है मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कहां पहुंचा देगा उसे? H2CO3 तक। यानी Na2CO3 प्लस HCl, NaHCO3 प्लस NaCl, और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा रेड से ऑरेंज हो जाएगा। करना क्या तुम्हें कलर का?
हाँ बोल। उसके बाद जब कलरलेस हो गया, अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक में रेड हो जाता है वो, ऑरेंज रहेगा उस टाइम, और एसिडिक होता जाएगा तो रेड हो जाएगा। नहीं भाई, फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है, एसिडिक होते ही कलरलेस हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है, ये तो हमने रिएक्शन लिखा कि होता क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट, सवाल ऐसे नहीं देते। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिकेटर 2 बार डालेंगे, एक ही इंडिकेटर यूज करते हैं। यानी हमारे पास जो कंटेनर होगा उसमें या तो मिथाइल ऑरेंज होगा या फिनोफ्थलीन होगा, दोनों इंडिकेटर एक साथ नहीं आते हैं। तो जो सवाल आएगा उसमें क्या देगा कि Na2CO3 है फ्लास्क में और HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट पर कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हो जाएगा HCl, अगर Na2CO3 के इतने मोल्स हैं, ये इतनी मोलैरिटी है, इतना वॉल्यूम है। सवाल समझ में आया? यानी अब क्या देंगे, जो तुम्हारा एग्जाम्पल होगा भैया, उस एग्जाम्पल में उसने कहा Na2CO3 है मेरे पास, ये 0.1 मोलर है, सपोज करो 40 ml है, और इसमें HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो, ये भी 0.1 मोलर है या 0.05 मोलर है, तो इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा अगर इसमें हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज किया है तो? अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज किया है तो ये सवाल आएगा। दोनों इंडिकेटर बारी बारी से नहीं डालेंगे। और दूसरा सवाल ये आएगा कि अगर हमारे पास फ्लास्क में Na2CO3 है जो है 0.1 मोलर और 40 ml लिया है, HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, ये 0.05 मोलर, इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा अगर यहां मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड किया है? सवाल समझ में आया? अरे रुक जाओ यार, छपाई में लगे रहते हो, सारे छपाई उद्योग खोलोगे अपना। अब देखो, जब यहां फिनोफ्थलीन है तो ये कहां तक रिएक्शन रुक जाएगा? केवल ये वाला, यानी यहां रिएक्शन क्या लिखोगे? Na2CO3 plus HCl gives NaHCO3 plus, क्योंकि रिडॉक्स में रिएक्शन लिखना जरूरी है, बिना रिएक्शन लिखे सवाल नहीं होगा। तो कमांड जो है रिएक्शन पर ही होना चाहिए। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज है तो कहां तक जाएगा रिएक्शन, कब पता चलेगा? हम तो HCl डालते जा रहे हैं, तो पहला स्टेप कब आया? बीच में सवाई माधोपुर स्टेशन कब आया मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो कोटा में बैठा और सीधे कहां पहुंच गया? दिल्ली। मथुरा ही पहुंचा दिया उसने। तो धार्मिक थोड़ी हूं मैं इतना, मैं ये तो कहता जम्मू का, मतलब मैं बता रहा हूँ सवाई माधोपुर स्किप हुआ, कोटा में बैठा और गोवा बैठा। तुम्हें मैप भी नहीं पता ना कि गोवा किधर है, दिल्ली किधर है। अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो ये कब कलर शो करेगा? सेकंड वाले में। यानी रिएक्शन क्या लिखोगे? Na2CO3 लिया था मैंने, HCl लिया तुमने, ये H2CO3 जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब जाकर भैया पता चलेगा कि हाँ कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। तो सवाल ऐसे आएगा कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड व्हेन फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर when it is reacted with 0.1 molar 40 ml Na2CO3। अबे रुक जाओ ना तुम। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये HCl तुम्हें दे दिया, 0.05 मोलर वॉल्यूम पूछा है, ये तुम्हारा 0.1 मोलर 40 ml है। भैया इसका एन फैक्टर कितना इस रिएक्शन में? 1। इसका एन फैक्टर कितना? 1 कैसे आया? क्योंकि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, एसिड बेस। ठीक है, यहां पर इसका एन फैक्टर तो 1, ये कितना है? 0.05 मोलर, बी निकालना है, इसका एन फैक्टर कितना? 2 आएगा, क्योंकि अब ये दोनों Na+ क्या हो गए? सब्सटीट्यूट हो गए। और इसका 40 ml और इसका कितना एन फैक्टर हो तो गया 0.1 मोलर। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, 40 इंटू 0.1 इंटू 2 इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 0.05 इंटू 1। तो वॉल्यूम कितना आएगा? और यहां पर कितना?
40 इंटू 0.1 इंटू 1 v इंटू 0.05 इंटू 1। अब छाप लो, ये 80, ये 160 और ये कितना? ये पढ़ोगे 12th में। 12th में क्यों, अभी पढ़ लो, आसान तो है ही। मुश्किल है ये भैया? जो बता रहा था रिएक्शन हुआ, इंडिकेटर बदल दिया तुमने। अब उसके जज्बात बदल दोगे तो ख्यालात भी बदल जाएंगे। कहाँ है, रुकेगा? गोवा। यार तुम लोग गोवा के ऊपर बढ़ नहीं पाए हो अभी तक। ये गरीब लोग, थाईलैंड। अबे कभी यूरोप सोचा करो, यूएस सोचा करो। अभी कुछ दिनों बाद कोई वियतनाम बोल देगा। जितनी भी गरीब कंट्रीज है ना, सारे के सारे गरीब लोग। थॉट प्रोसेस ही गरीबों वाला है। बस लिखो यहाँ। हाँ बोलो। अरे शांत हो जाओ भैया, अरे बस। अरे पढ़ना है, चुप हो जाओ एकदम। हाँ बोलो। दोनों सेपरेट है ना, तो इसमें 160 होगा, उसमें 80 होगा। अगर ऐसा सोचें कि पहले ये लिया उसके बाद ये लिया, तो पहले 80 और बाद में फिर 80 मिलाना पड़ा, तो टोटल कितना हो गया? 160। ऐसे भी सोच सकते हैं, 160 टोटल है। यानी सिर्फ ये लिया, उसके बाद हमने इसी में अगर मिथाइल ऑरेंज डाल दिया होता तो 80 फर्दर ऐड करना पड़ता। तो ये टोटल है 160। हाँ, दोनों को मिला करके। मतलब वो स्टेप निकला होगा, लेकिन हमें क्योंकि मिथाइल ऑरेंज था तो पता ही नहीं चला कि वो कब निकला स्टेप। चलो, होमवर्क तो दे दिया मैंने, अगली क्लास में करते हैं।